बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम PSY 611 एथिकल इश्यूज इन साइकोलॉजी का शॉर्ट लेसन नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे। तो लेसन नंबर 1 का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ एथिकल इश्यूज इन साइकोलॉजी। लेसन बहुत इंटरेस्टिंग है। इस लेसन के अंदर ओवरऑल आपको बताया गया है कि किस तरह से जो एथिक्स हैं वो बनाए जाते हैं, या एथिकल स्टैंडर्ड कौन से हैं, या एथिक्स की डेफिनेशंस क्या हैं, या एथिकल इश्यूज किस टाइप के होते हैं, या एथिक्स जो है वो साइकोलॉजिस्ट के लिए या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए क्यों ज़रूरी है। ओवरऑल ये आपको ना लेसन नंबर 1 के अंदर जानने को मिलेगा, और ये आपके कोर्स का मिड टर्म का सिलेबस में ये जो लेसन नंबर 1 है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपकी कैरियर लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेसन को फुली कॉन्शियस अवेयरनेस के साथ आप व्यूअर्स या जो भी ये वीडियो वॉच कर रहा है या जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है, तो पूरी पूरी अवेयरनेस के साथ, कॉन्शियस अवेयरनेस के साथ इस लेसन नंबर 1 को सुनिएगा। और लेसन को स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है उन स्टूडेंट्स से या व्यूवर्स से जिन्होंने अभी तक साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली प्लीज़ साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, क्लासमेट के साथ शेयर करें। और अगर आप मॉडर्न और इस्लामिक साइकोलॉजी को जानना चाहते हैं तो इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल पावर्ड बाय साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। और आप हम इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर और फेसबुक में भी फॉलो करते हैं, प्लीज़ फॉलो कर दें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर और फेसबुक का लिंक भी मिल जाएगा। लेसन के स्टार्ट में आपको बताया गया है एथिक्स असल में ना एक ऐसे मॉरल और फिलोसफिकल कोड्स हैं जो हमें बचपन से सिखाए जाते हैं, और हमें ये बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, और ये हमारी तरबियत का हिस्सा है कि हम किसी भी चीज़ को ठीक या ना ठीक समझें। और ये एथिकल कोड से सिर्फ एक जगह या एक प्रोफेशनल तक महदूद नहीं बल्कि ज़िंदगी के हर हिस्से में देखने को मिलते हैं। अगर हम साइकोलॉजी की बात करें तो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन APA ने एथिकल प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजिस्ट एंड आ कोड ऑफ कंडक्ट बनाए हैं जो साइकोलॉजिकल प्रैक्टिस, एजुकेशन, रिसर्च और पब्लिकेशंस के लिए एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं। कोड ऑफ एथिक्स इसमें बताया गया है APA का एथिकल कोड। तो APA का ना एथिकल कोड एक ऐसा सेट ऑफ प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड का कलेक्शन है जो हर जगह साइकोलॉजिस्ट के लिए एक जैसा होता है, और ये वर्ल्ड वाइड साइकोलॉजिस्ट के लिए एक यूनिफॉर्म गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, मगर ये सिर्फ साइकोलॉजिस्ट के लिए होता है और किसी और फील्ड के प्रोफेशनल्स इसे पूरी तरह फॉलो नहीं कर सकते। इस कोड का मकसद ये है कि साइकोलॉजिस्ट अपनी प्रोफेशनल ज़िंदगी में एक स्टैंडर्ड एथिकल बिहेवियर को ना फॉलो करें, और ये गाइडलाइंस से सिर्फ रिसर्च तक महदूद नहीं बल्कि साइंटिफिक, एजुकेशनल और प्रोफेशनल रोल्स तक भी ना ये फैली हुई है। हर वक्त सोसाइटी की चेंजेस और न्यू रिसर्च एरियाज़ को ना समझने के लिए APA अपने एथिक्स कोड्स को ना अपडेट करती रहती है। मतलब अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन अपने एथिक्स कोड्स को अप टू डेट करती रहती है, जैसे कि DSM-4 से DSM-5 को देख लें। न्यू साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को न्यू एडिशंस में शामिल किया गया है जो पुराने वर्जन्स में नहीं थे, और ये इस बात का सबूत है कि एथिकल और प्रोफेशनल्स गाइडलाइंस हर वक्त अप टू डेट होती रहती है, या अप टू डेट होती रहती है। सोसाइटी की वैल्यूज़ और लोगों की एक्सपेक्टेशंस को मद्देनज़र रखते हुए ये जो कोड्स हैं बनाए जाते हैं। ओके, तो ये एथिक्स कोड क्यों ज़रूरी है या एथिकल कोड्स क्या होते हैं, तो सोसाइटी की वैल्यूज़ और लोगों की एक्सपेक्टेशंस को मद्देनज़र रखते हुए ये कोड्स जो हैं वो बनाए जाते हैं। गोल्स ऑफ एथिक्स इन साइकोलॉजी की बात की जाए तो एथिक्स साइकोलॉजी में ना बहुत ज़रूरी है, और इनका मकसद है कुछ किस तरह से। नंबर 1 पे इंडिविजुअल और ग्रुप का ख्याल रखना। मतलब ये कि साइकोलॉजिस्ट का काम सिर्फ मेंटल हेल्थ का इलाज करना नहीं बल्कि ना लोगों की वेलफेयर और प्रोटेक्शंस भी इंश्योर करना है, और किसी भी शख्स या ग्रुप की फिजिकल, मेंटल या साइकोलॉजिकल हेल्थ को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। नंबर 2 पे लोगों को एथिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में एजुकेट करना। मतलब ये कि ज़रूरी है कि सिर्फ प्रोफेशनल्स नहीं बल्कि ना स्टूडेंट्स और आम लोग भी एथिक्स को समझें, ताकि ना एथिकल स्टैंडर्ड्स का वक्ती इस्तेमाल किया जा सके।
नंबर 3 पे बात की जाए तो साइकोलॉजिस्ट को ना एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना, मतलब ये कि एथिक्स साइकोलॉजिस्ट की डिसीजन मेकिंग में मदद करते हैं और ये एक रूल बुक की तरह काम करते हैं जिससे हर शख्स एक जैसा फॉलो करता है। ओके, और नंबर 4 पे कल्चरल एंड सिचुएशनल फ्लेक्सिबिलिटी या कल्चरल और सिचुएशनल फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से भी जो है, मतलब ये कि एथिक्स का एक ना बेनिफिट ये है कि ये हर मुल्क, सोसाइटी और कल्चर्स के मुताबिक एडजस्ट हो सकती है। हर जगह एक ही रूल अप्लाई नहीं होता बल्कि हर कल्चर के मुताबिक एथिकल गाइडलाइंस एडजस्ट की जा सकती है। नंबर 5, साइकोलॉजिस्ट को ना रिस्पॉन्सिबल बनाना होता है, या ये जो एथिक्स होती है ना ये साइकोलॉजिस्ट को रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं। मतलब ये कि हर साइकोलॉजिस्ट को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का ना एहसास होता है और ये एथिक्स कोड इन्हें ना रिमाइंड कराते हैं कि इनके एक्शंस का असर इनके क्लाइंट्स और सोसाइटी पर भी होता है। ओके, मिसाल के तौर पर एक साइकोलॉजिस्ट अगर किसी क्लाइंट की इंफॉर्मेशन बिना इसकी इजाज़त शेयर करे तो ये एथिकल वायलेशंस होगा और ये ट्रस्ट को ख़त्म कर सकता है। इसलिए एथिकल को मेंटेन रखने के लिए साइकोलॉजिस्ट क्लाइंट से पहले परमिशन लेगा कि आप मुझे परमिशन दे दें, ये हमारे एथिक्स में शामिल है, हम आपके जो है रिपोर्ट हम किसी से शेयर नहीं कर सकते। अगर आप परमिशन देंगे तो देन हम आपकी रिपोर्ट अगले साइकोलॉजिस्ट या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से हम शेयर कर सकते हैं। तो ये एथिक्स ही मेंटेन कर रहे होते हैं किसी किस्म की स्वेर किस्म की वायलेशन से बचाने के लिए साइकोलॉजिस्ट को और क्लाइंट को। एक साइकोलॉजिस्ट को या एक साइकोलॉजिस्ट के तौर पर ना हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इंसान का बिहेवियर सिर्फ इसके करैक्टर पर नहीं बल्कि इसके इन्वायरमेंट और सिचुएशंस पर भी डिपेंड करता है। इसलिए हमेशा एथिकल कोड्स को फॉलो करना चाहिए। वाई आर एथिक्स नेसेसरी, एथिक्स क्यों ज़रूरी हैं? साइकोलॉजी में एथिकल गाइडलाइंस हर रिसर्च और प्रैक्टिस के लिए ना बहुत अहम है। अगर कोई रिसर्च या ट्रीटमेंट एथिकल गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करती तो इसे ना गलत माना जाता है। और साथ में ये कि एथिक्स पार्टिसिपेंट्स को ना हर तरह की साइकोलॉजिकल हार्म से बचाने के लिए होते हैं और ये साइकोलॉजिस्ट की ना जिम्मेदारी होती है कि वो इंश्योर करे कि जो काम हो रहा है वो इंसानी फ़ायदे के लिए है, ना कि नुकसान पहुंचाने के लिए। और इसलिए भी कि ज़रूरी है एथिक्स कोर्स या एथिक्स इसलिए भी ज़रूरी है कि साइकोलॉजिस्ट को ना अपनी रिसर्च में ना लिखना पड़ता है कि किस तरह की एथिकल गाइडलाइंस फॉलो की गई है। ओके, मज़ीद ये कि एथिक्स को ना समझने के कुछ फ़ायदे भी होते हैं। नंबर 1 पे डिसीजन मेकिंग और एनालिसिस में मदद मिलती है और नंबर 2 पे ह्यूमन सब्जेक्ट्स की प्रोटेक्शंस इंश्योर होती है और नंबर 3 पे ये डिफ़ाइन करते हैं एथिक्स के साइकोलॉजिकल रिसर्च में इंसानों और जानवरों का सही तरीके से ट्रीटमेंट कैसा किया जाए। हाउ एथिक्स आर डिटरमाइंड, इस मतलब कि एथिक्स कैसे डिटरमाइन होते हैं या एथिक्स कैसे एथिक्स का ना कैसे तयन किया जाता है। किसी भी साइकोलॉजिकल रिसर्च की ना एथिक्स डिटरमाइन करने के लिए ना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया जाता है। इसका मतलब ये है कि रिसर्च का फ़ायदा और इसका नुकसान क्या है इस हवाले से। और किसी भी रिसर्च का ना एथिकल होने का तयन एक जैसे कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस से होता है। मतलब ये कि रिसर्च के पॉजिटिव इफेक्ट और बेनिफिट को देखा जाता है। नंबर 2 पे ये है कि रिसर्च से होने वाले पॉसिबल हार्म से नेगेटिव इफेक्ट्स को भी समझा जाता है। नंबर 3 पे अगर रिसर्च का नुकसान इसके फ़ायदे से ज़्यादा हो तो उस रिसर्च को कंटिन्यू नहीं किया जाता। अच्छा, कॉस्ट मैं फिर दोबारा बता देता हूँ। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का मतलब यह होता है, नंबर 1 पे रिसर्च के पॉजिटिव इफेक्ट और बेनिफिट्स को देखा जाता है और नंबर 2 पे रिसर्च से होने वाले पॉसिबल हार्म्स या नेगेटिव इफेक्ट को भी समझा जाता है। नंबर 3 पे अगर रिसर्च का नुकसान इसके फ़ायदे से ज़्यादा हो तो उस रिसर्च को कंटिन्यू नहीं किया जाता। मिसाल के तौर पर आप स्टूडेंट्स के लिए एक मिसाल दे देता हूँ ताकि आप इजीली समझ सकें। तो अगर एक रिसर्च के रिज़ल्ट बहुत फ़ायदेमंद है मगर उस रिसर्च में लोगों के मेंटल हेल्थ का नुकसान हो सकता है तो एथिकल गाइडलाइंस के मुताबिक इसे ना रोक दिया जाता है। तो ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में ये देखना ज़रूरी होता है।
ओके, आगे है डेफिनेशन ऑफ अ बेनिफिट। बेनिफिट की डेफिनेशंस की बात की जाए तो बेनिफिट का मतलब होता है किसी रिसर्च का वो पॉजिटिव इम्पैक्ट या वो किसी इंडिविजुअल के लिए हो सकता है, जो वो इम्पैक्ट जो किसी इंडिविजुअल के लिए भी हो सकता है या सोसाइटी के लिए भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई पेशेंट किसी थेरेपी का पार्ट बन रहा है और इस प्रोसेस से उसकी मेंटल हेल्थ बेहतर हो रही है, तो ये ना एक बेनिफिट है। या दूसरी मिसाल कुछ इस तरह से कि अगर रिसर्च की वजह से एक न्यू साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट का पता चलता है जो फ्यूचर पेशेंट के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, तो ये भी एक फ़ायदा है। या एक और मिसाल आप स्टूडेंट्स के लिए कि एक न्यू थेरेपी मेथड डेवलप करना है जो लोगों को ना एंग्जाइटी से बचाए, एक बड़ा बेनिफिट है। तो बेनिफिट की जो डेफिनेशन है मैंने आपको मिसालों से भी जो है वो बता दी है। फर्दर ये है कि आप अपनी वर्डिंग में भी बेनिफिट को लेकर डेफिनेशन बता सकते हैं। और ये बेनिफिट जो डेफिनेशन है आपने साइकोलॉजी के तौर पर ही बतानी है, ठीक है, साइकोलॉजी के तौर पर ही बतानी है अगर डेफिनेशन आपसे एग्जाम में पूछ ले बेनिफिट की। डेफिनेशन ऑफ रिस्क की बात की जाए, मतलब कि क्या जो है वो ख़तरात या क्या रिस्क उठाने पड़ सकते हैं। तो रिस्क, पहली बात है कि रिस्क का मतलब है किसी भी रिसर्च या साइकोलॉजिकल प्रोसेस का वो नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट जो किसी इंडिविजुअल या सोसाइटी के लिए हो सकते हैं। ओके, अच्छा, रिस्क में क्या होता है कि किसी भी रिस्क को ना असेस करते वक्त ये देखा जाता है, नंबर वन पे रिस्क का प्रोबेबिलिटी कितनी है, और नंबर टू पे रिस्क का नेचर क्या है, क्या ये फिज़िकल, साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिक या सोशल हो सकता है, और नंबर थ्री पे क्या रिस्क सिर्फ एक इंडिविजुअल तक महदूद होगा या पूरी सोसाइटी को अफेक्ट करेगा। मिसाल के तौर पर अगर किसी रिसर्च में पार्टिसिपेंट्स को साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस का सामना करना पड़ता है, तो ये एक ना साइकोलॉजिकल रिस्क है। नंबर टू पे मिसाल कुछ इस तरह से कि अगर किसी रिसर्च की वजह से किसी का प्राइवेसी या पर्सनल डाटा लीक हो रहा है, तो ये एक सोशल रिस्क है। और तीसरी मिसाल कुछ इस तरह से कि अगर किसी रिसर्च की वजह से किसी का पैसा या जॉब का नुकसान हो रहा है, तो ये एक इकोनॉमिक रिस्क है। ओके, तो मिसालें देकर भी मैंने आपको रिस्क की डेफिनेशंस को बारे में समझा दिया है। फर्दर ये है कि आप अपनी वर्डिंग में भी रिस्क की डेफिनेशंस लिख सकते हैं अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया गया हो ये क्वेश्चंस। बैलेंसिंग के बेनिफिट्स एंड रिस्क, इसमें आपको बताया गया है कि रिसर्च में हमेशा ये असेस करना ज़रूरी होता है कि किसी एक शख्स या सोसाइटी को जो रिस्क हो सकता है वो पोटेंशियल फ़ायदे के मुकाबले में कैसा है। मतलब कितनी प्रोबेबिलिटी है कि रिसर्च किसी को नुकसान पहुंचाए और कितनी प्रोबेबिलिटी है कि इसका फ़ायदा होगा। साथ ही साथ ना रिस्क की इंटेंसिटी और फ़ायदे की मैग्नीट्यूड को भी देखना ज़रूरी होता है। और ये रिसर्चर्स का काम होता है कि वो रिसर्च के फ़ायदे और नुकसान का अंदाज़ा लगाएं। रिसर्च के जो एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट हैं इनका फ़ायदा रिस्क से ज़्यादा होना चाहिए, और ये असेस करना मुश्किल होता है क्योंकि ना नंबर वन पे अक्सर पहले से ये अंदाज़ा नहीं होता कि रिसर्च की पोटेंशियल रिस्क और बेनिफिट्स क्या होंगे। जैसे जैसे कि किसी दवा का साइड इफ़ेक्ट तभी मालूम होता है जब वो पार्टिसिपेंट्स को दी जाती है। नंबर टू पे रिस्क का सामना सिर्फ इंडिविजुअल्स करते हैं, मगर फ़ायदे पूरी सोसाइटी को मिलते हैं, ना कि सिर्फ इंडिविजुअल्स को। वेज टू रिड्यूस द रिस्क, रिसर्च में रिस्क को कम करना ज़रूरी है ताकि ना ये एथिकल और बेनिफिशियल हो दोनों पार्टिसिपेंट्स और सोसाइटी के लिए। और ये रिस्क कम किए जा सकते हैं। नंबर वन पे क्लाइंट्स के साथ किसी भी तरह के सेक्सुअल या इंटीमेट मल्टीपल रोल रिलेशनशिप से ग्रेज करें। नंबर टू पे क्लाइंट्स के ट्रीटमेंट प्लान्स को ना बार बार करके ना रिव्यू करें, वरना किसी और साइकोलॉजिस्ट को रेफ़र कर दें। नंबर थ्री पे थेरेपी सिर्फ प्रोफेशनल सेटिंग्स से जैसे कि ऑफिस में कंडक्ट करें। नंबर फोर में प्रॉपर नोट्स और रिकॉर्ड्स मेंटेन करें जिसमें ना बिलिंग और फीस कलेक्शंस भी शामिल हो। नंबर फाइव में डायग्नोसिस क्लाइंट के रिस्की बिहेवियर से किए गए एक्शंस के क्लिनिकल रीजंस और थेरेपी के टर्मिनेशन प्रोसेस का डिटेल लिख लें। और नंबर सिक्स पे सिर्फ वही थेरेपीज प्रोवाइड करें जिसमें ना साइकोलॉजिस्ट स्किलफुल हो।
हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बात की जाए तो जंगों के दौरान इंसानों पे ना तजुर्बात और एथिक्स का आगाज़ हुआ था। मतलब ये है कि जंगों के दौरान ह्यूमन सब्जेक्ट्स पर एक्सपेरिमेंट होने लगे थे। इस वजह से एथिकल डिस्कशन से शुरू हुई थी और जिसका रिज़ल्ट एपीए मतलब अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशंस का जो था वो बनना था। एपीए ने 1953 में ना पहली बार साइकोलॉजिस्ट के लिए एक एथिकल स्टेटमेंट दी थी। पाकिस्तान में भी 2001 से ना साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट एथिकल कोड्स डेवलप करने पर ना काम कर रहे हैं। अच्छा, ये जो 2001 है ना, ये ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस में फर्दर ये है कि एमसीक्यूज़ के हिसाब से, ठीक है। पाकिस्तान में भी 2001 से साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट एथिकल कोड डेवलप करने पर काम कर रहे हैं। एथिकल रिसर्च की डेवलपमेंट के ना कुछ अहम माइलस्टोन्स भी हैं। अब कौन कौन से हैं? नंबर 1 पे नंबरिंग कोड है, जो कि 1947 में डेवलप किया गया था। तो ये कोड्स उस वक्त डेवलप किए गए थे जब नाजी साइंटिस्ट ने वर्ल्ड वार 2 के दौरान बिना कंसेंट के लोगों पर ना बहुत ज़्यादा टॉर्चर वाले एक्सपेरिमेंट किए थे। एथिकल कंसिडरेशंस की नॉन प्रेजेंस की वजह से लोगों को ना बहुत नुकसान पहुंचा था। ओके, नंबरिंग नंबरिंग कोड के ना अहम पॉइंट्स कुछ है दिए गए हैं इसमें। तो नंबर 1 पे इन्फॉर्म्ड कंसेंट ज़रूरी है। नंबर 2 पे पहले एनिमल्स पे रिसर्च होनी चाहिए, फिर इंसानों पे। नंबर 3 पे रिस्क सिर्फ तब भी लिए जाएं जब एक्सपेक्टेड फ़ायदे उनसे ज़्यादा हों। नंबर 4 पे सिर्फ क्वालिफाइड साइंटिस्ट को ना रिसर्च कंडक्ट करनी चाहिए। नंबर 5 पे अगर किसी रिसर्च में सीरियस हार्म का चांसेस हो तो उसको ना कंडक्ट नहीं करना चाहिए। डेक्लेरेशंस ऑफ हेलसिंकी की बात की जाए तो ये 1964 में डेवलप किया गया था। और ये किसने डेवलप किया था? वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन ने डेक्लेरेशंस ऑफ हेलसिंकी डेवलप किया था, जो मेडिकल रिसर्च के एथिकल रूल्स सेट करते हैं। इसमें ना कुछ अहम पॉइंट हैं। अब पॉइंट कौन कौन से हैं? नंबर 1 पे पेशेंट की सेहत सबसे पहले है। मतलब ये कि रिसर्च किसी भी तरह पेशेंट्स की हेल्थ को ना रिस्क में नहीं डाल सकती। नंबर 2 पे नॉलेज पेशेंट्स के राइट्स को ना कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती। नंबर 3 पे हर मुल्क के अपने एथिकल नॉर्म्स को फॉलो करना होगा। नंबर 4 पे रिसर्च में रिस्क और बेनिफिट्स का बैलेंस होना चाहिए। नंबर 5 पे वल्नरेबल लोगों मतलब जैसे कि बच्चे, मेंटल हेल्थ पेशेंट्स को मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। और नंबर 6 पे रिसर्च एथिक्स कमेटी का अप्रूवल लेना ज़रूरी है। और नंबर 7 पे कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना ज़रूरी है। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन कोड्स ऑफ एथिक्स की बात की जाए, जो कि 1979 में जो थी वो पेश की गई थी। तो ये जो रिपोर्ट है द बेलमाउंट रिपोर्ट जो थी, ये रिपोर्ट हर रिसर्चर्स के लिए ना बहुत ज़रूरी है जो ह्यूमन सब्जेक्ट्स के साथ रिसर्च करते हैं। और इसमें ना 3 बेसिक एथिकल प्रिंसिपल्स दिए गए हैं इस द बेलमाउंट रिपोर्ट के अंदर। नंबर 1 पे रिस्पेक्ट फॉर पर्सनस। इसमें ना 3 तरह के पॉइंट्स है रिस्पेक्ट फॉर पर्सन में। नंबर 1 पे हर शख्स जो रिसर्च का हिस्सा है वो एक इंडिपेंडेंट इंसान है। नंबर 2 पे किसी को मजबूर या ब्राइब करके रिसर्च का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। नंबर 3 पे इन्फॉर्म्ड कंसेंट और प्राइवेसी का ख्याल रखना ज़रूरी है। बेनिफिशंस की बात की जाए तो इसमें 2 तरह के पॉइंट हैं मेन। रिसर्च का डिज़ाइन इस तरह का हो कि फ़ायदा ज़्यादा हो और नुकसान कम हो। नंबर 2 पे अगर रिसर्च का हार्म फ़ायदे से ज़्यादा हो तो वो रिसर्च नहीं होनी चाहिए। जस्टिस की बात की जाए तो इसमें ना 3 तरह के पॉइंट हैं। रिसर्च के लिए नंबर 1 पे रिसर्च के लिए ना सब्जेक्ट का सिलेक्शन इंसाफ पर मुश्तमिल होना चाहिए। नंबर 2 पे किसी भी ग्रुप को अनफेयर तरीके से टारगेट नहीं करना चाहिए। नंबर 3 पे वल्नरेबल पॉपुलेशन जैसे कि गरीब लोग, मिनोरिटीज़ को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। ओके, आगे है बैलेंसिंग 3 प्रिंसिपल्स। इसमें बताया गया है ओवरऑल के हर रिसर्चर्स के लिए ना ये ज़रूरी है कि वो इन तीनों एथिकल प्रिंसिपल्स का बैलेंस करे। हर सिचुएशंस जो है वो अलग होती हैं, इस वजह से हर केस को ना अलग एनालाइज करना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर अगर रिस्पेक्ट फॉर पर्सनस के रूल फॉलो करें तो जो बच्चे मतलब ये कि अगर रिस्पेक्ट फॉर पर्सनस का रूल फॉलो करें तो बच्चे रिसर्च में ना शामिल नहीं होने चाहिए, क्योंकि ना वो खुद अपना डिसीजन
नहीं ले सकते। लेकिन जस्टिस का प्रिंसिपल कहता है कि बच्चे भी रिसर्च का हिस्सा बने ताकि इनके लिए भी न्यू ट्रीटमेंट डेवलप हो सके। ओवरऑल ये जो पूरा लेसन था ना, इस पूरे लेसन में ना मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूँ तो साइकोलॉजी में ना एथिकल इश्यूज को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ना ये सिर्फ रिसर्च या प्रैक्टिस से तक महदूद नहीं, बल्कि ना ये हर साइकोलॉजिस्ट की जिम्मेदारी है कि वो एथिकल कंडक्ट फॉलो करे। एपीए का एथिकल कोड इस वजह से बनाया गया है नंबर वन पे ये कि लोगों की ना मेंटल और इमोशनल हेल्थ का ख्याल रखा जा सके, और नंबर टू पे रिसर्च और प्रैक्टिस में होनेस्टी और इंटीग्रिटी को इंश्योर किया जा सके, और नंबर थ्री पे साइकोलॉजिकल नॉलेज को लोगों के फ़ायदे के लिए यूज़ किया जाए, ना कि नुकसान के लिए। तो इसी वजह से एपीए ने कोड जो है वो एथिक्स को लेकर बनाए हैं। एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट का ना काम सिर्फ इल्म हासिल करना नहीं, बल्कि ना एथिक्स को समझना और फॉलो करना भी है। और 1979 से लेकर आज तक बेलमाउंट रिपोर्ट की जो एथिकल प्रिंसिपल्स रिसर्च ट्रायल्स के लिए ना बहुत ज़रूरी हैं। रिसर्चर्स को ना इन प्रिंसिपल्स का ख्याल रखना चाहिए ताकि ना रिसर्च एथिकल और सेफ हो। तो बेलमाउंट जो था वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आप स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ओवरव्यू दे देता हूँ कि क्या क्या आप स्टूडेंट से पूछा जा सकता है। इन द स्टार्टेड इस लेसन के स्टार्ट में आ जाऊँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। ओके। अच्छा, अब इसमें आपको एथिक्स की जो डेफिनेशन है वो पूछी जा सकती है। तो ये पहली जो लाइन है इसको आप अच्छे से जो है वो मेमोराइज़ कर लेना आप स्टूडेंट्स। और बाद में कोड ऑफ एथिक्स की बात की जाए तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कोड ऑफ एथिक्स की ये सिर्फ लास्ट वाली लाइन, और अगर आपसे मिसाल पूछ ली जाए तो यहाँ से लेके अंडर द टर्म्स ऑफ इट्स चार्टर, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो डेफिनेशन है ये एग्जाम मतलब कि मिसाल जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। गोल्स ऑफ एथिक्स इन साइकोलॉजी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ओके। और इसमें सिर्फ दो तीन आप जो गोल्स हैं साइकोलॉजी में एथिक्स के, ये बस आप अच्छे से याद रख लीजिएगा, जो भी पॉइंट आपको अच्छे से याद हो सकते हों। आगे है वाई आर एथिक्स नेसेसरी, एथिक्स क्यों ज़रूरी है। ओके, क्योंकि हमें एथिक्स के कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं जिस वजह से ज़रूरी है, और ओवरऑल ये जो है हमें बचपन से ही एथिक्स सिखाए जाते हैं, इस वजह से भी ज़रूरी है। और एथिक्स हमें अच्छे और बुरे का फ़र्क, मतलब जो तमीज़ है ना अच्छे बुरे की तमीज़, वो हमें सिखाती है। कौन सिखाती है? एथिक्स। इस वजह से एथिक्स ज़रूरी है। तो ये आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हो, इतना जो है वो उसमें घपला नहीं है कि आप उसको मतलब ये जो दिया गया मटेरियल इसी को आप बस रटा मारें। तो सिर्फ आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपके कंसेप्ट ही आपको पेपर में बचाएंगे। आपके जो लॉजिकल पॉइंट्स हैं, जो आपकी क्लैरिटी है, वही आपको पेपर में अच्छा पेपर अटैम्प्ट कराने में मदद करेंगे। ओके। तो ये जो पेपर होता है इसका ये PSY 6 का 11 का, ये ज़्यादातर कंसेप्चुअल होता है, सिनेरियो बेस होता है, लॉजिकल बेस पर होता है। तो अक्सर स्टूडेंट क्या होते हैं कि पेपर जो था वो हैंड आउट से नहीं आया, या MCQs पता नहीं कहाँ कहाँ से दे दिए गए, या सवाल जो थे वो कहाँ कहाँ से दे दिए गए। तो एक्चुअल में ना स्टूडेंट्स अपना कंसेप्ट नहीं क्लियर कर रहे होते हैं इस कोर्स को लेकर। ओके, तो आप अपना कंसेप्ट और लॉजिकल पॉइंट्स क्लियर करें। हाउ एथिक्स आर डिटरमाइंड, ठीक है, बहुत आसान सा है। इसमें सिर्फ अपनी वर्डिंग में हमने डेफिनेशन जो है वो दे देनी है कि हम एथिक्स को किस तरह से मुतय्यन कर सकते हैं या डिटरमाइन कर सकते हैं। बेनिफिट की डेफिनेशन आसान है, रिस्क की डेफिनेशन आसान है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें रिस्क की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्क की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंसिंग बेनिफिट्स एंड रिस्क किस तरह से किए जा सकते हैं, ये भी इसमें आप मिसाल देकर वाज़ेह कर रहे हैं। तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ओके, आप रिस्क को किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं, इसमें से दो तीन पॉइंट आप जो है वो स्टूडेंट्स याद रख लेना। तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। अच्छा, नंबरिंग कोड क्या है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें नंबरिंग कोड के कुछ पॉइंट्स लिखें तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और हेल्सिंकी की जो डिक्लेरेशंस है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट, और इसके कुछ पॉइंट्स जो है वो भी आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। और द बेलमाउंट रिपोर्ट
बहुत इंपॉर्टेंट है, इंतहाई इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो इस आप बेलमाउंट रिपोर्ट को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना स्टूडेंट्स। ओके, तो ये था आपका लेसन नंबर 1। कैसा लगा कमेंट्स में लाजमी बताएं। इंशाल्लाह मिलते हैं लेसन नंबर 2 में। टिल देन थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।